हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीपीएससी मत्स्य अकादमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज नाभिकीय ऊर्जा संबंधित क्वेश्चन लाए दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको कम से कम 200 क्वेश्चन को आपका रिवाइज करने का मौका मिलेगा दोस्तों। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। उससे पहले आप सभी दोस्तों को एक अंदर से वाला भर देगा आपको दोस्तों, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक चीज़ ऐसा चीज़ है जिसको आप अगर ज़िंदगी में आत्मसात कर लें तो समझ लीजिए आपका जीवन भला हो गया दोस्तों, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। मैं संतोष कुमार, आप सभी दोस्तों को हार्दिक बधाई। तो कहा जाता है दोस्तों कि जीवन का सबसे बड़ा गुरु होता है दोस्तों, याद रखिएगा, जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। क्योंकि जो वक्त सिखाता है ना, कोई वो नहीं सिखा सकता है, उसके बाद आते हैं दोस्तों। इसके सर देखिए कैसे सब्सक्राइब कर रहे हैं, चैनल को कह रहे हैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो सबसे पहले लाइक कर लीजिए, कमेंट करिए, उसके बाद शेयर कर दीजिए दोस्तों। और उसके बाद क्या करना है, ये बेल आइकन घंटे को दबाकर यहाँ ऑल कर देना। क्या करना है, ऑल कर लेना है। इतना बस आपको कर लेना होगा। अब आते हैं नाभिकीय भौतिक के बारे में पढ़ेंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनता है दोस्तों। एग्जाम में हमेशा पूछे जाने की संभावना प्रबल रहता है, हमेशा तत्पर रहता है, इससे क्वेश्चन बनते ही रहता है दोस्तों। नाभिकीय विखंडन, जब किसी तत्व के परमाणु में पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, याद रखिएगा दोस्तों, जब किसी तत्व के परमाणु पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो साधारणतः परमाणु के नाभिक का कृत्रिम विखंडन होकर उसके हल्के कण जैसे अल्फा, बीटा, प्रोटॉन इत्यादि उत्सर्जित होता है। जान लिया, जब परमाणु के न्यूट्रॉन पर बमबारी किया जाता है तब कृत्रिम विघटन होकर हल्के कण जैसे अल्फा कण, बीटा कण, प्रोटॉन कण क्या होता है, उत्सर्जन होता है। कभी कभी न्यूट्रॉन नासिक द्वारा अवशोषित होकर नाभिक को उसके एक भारी आइसोटोप में बदल देता है। क्या बदल देता है, उसके एक भारी आइसोटोप में बदल देता है। वायु प्रोटॉन के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होता है। किस प्रोटॉन के रूप में, वायु प्रोटॉन के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होता है। नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक एक न्यूट्रॉन प्रग्रहण करके तुलनीय द्रव्यमान को दो हल्के नाभिक में टूट जाता है। कितना नाभिक में टूट जाता है, दो हल्के नाभिक में टूट जाता है। इस प्रक्रिया में कुछ तीव्र न्यूट्रॉन तथा विखंडन खंडों की गतिज ऊर्जा एवं वायु किरणों के रूप में ऊर्जा का विशाल मात्रा में विमोचित होता है। यह प्रक्रिया परमाणु बम तथा नाभिकीय रिएक्टर का आधार है। क्या है, परमाणु बम और नाभिकीय रिएक्टर का आधार है दोस्तों। नाभिकीय विखंडन का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। याद रखिएगा, नाभिकीय विखंडन में सबसे ज़्यादा क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होता है, जिसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, 1 ग्राम यूरेनियम का विखंडन होने पर 5 गुने कितना 10⁻23 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न होता है। ये भी याद रखिएगा। अगर 1 ग्राम हम यूरेनियम लेते हैं तो 5 गुने 10⁻23 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न होता है। इसकी 20 टन TNT विस्फोट करने से उत्पन्न होता है। बाप रे बाप, TNT 20 टन TNT, 1 ग्राम यूरेनियम का मतलब ट्राई नाइट्रोटोल्यूएन, कितना बड़ा मात्रा में ऊर्जा होगा दोस्तों। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बनेगा। अब आते हैं परमाणु बम के बारे में। परमाणु बम अधिक उपयुक्त नाभिकीय बम यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें तीव्रगामी न्यूट्रॉन के द्वारा विखंडन पदार्थों में यानी अनियंत्रित श्रृंखला से बनाए रखा जाता है। तब उस पदार्थ के अल्प समय में ऊर्जा विशाल मात्रा में मुक्त होती है। ऊर्जा क्या होता है, विशाल मात्रा में मुक्त होता है। परमाणु बम में यूरेनियम 235
प्लूटोनियम 239, 2 टुकड़े एक सघन आवरण पृथक रखे जाते हैं, पृथक रखे जाते हैं, अलग अलग रखे जाते हैं। बम के विस्फोटक 10⁻70 की कोटि ताप पर लाखों वायुमंडलीय दाबों के बराबर उत्पन्न दाब होता है दोस्तों, लाखों वायुमंडलीय दाबों के बराबर उत्पन्न दाब होता है। नाभिकीय रिएक्टर अथवा परमाणु भट्ठी, इसके बारे में यहां से भी क्वेश्चन हम लोग को बनेगा दोस्तों। नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसे यंत्र है जिससे विखंडनीय पदार्थ में स्वपोषी नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया चलाई जाती है, स्वपोषी नियंत्रित अभिक्रिया चलाई जाती है। उससे नियत दर पर ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, उससे नियत दर पर क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है, ये याद रखिएगा। इस ऊर्जा को अनेक उपयोगी कार्य में प्रयुक्त किया जाता है। यदि आधुनिक रिएक्टर या निम्न मुख्य भागों को होते हैं, कौन कौन, ईंधन में आ जाइए आप, समझिएगा बात को। यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत सारा परीक्षा में दागा जाता है दोस्तों। यह रिएक्टर का सबसे प्रमुख भाग है, वह पदार्थ जिसका विखंडन किया जाता है। इस कार्य के लिए यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं मंदक। इसका कार्य न्यूट्रॉन की गति को मंद करना है। मंदक मतलब न्यूट्रॉन की गति को मंद करना, क्योंकि मंदित न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 पोलोनियम 239 नाभिकीय विखंडन करने की प्रक्रिया को होती है। हल्का जल, समान जल, भारी जल, ग्रेफाइट अथवा बेरिलियम ऑक्साइड प्रयुक्त किए जाते हैं। हल्का जल अधिकतर प्रयोग किए जाने वाला क्या है, मंदक है। शीतलक, विखंडन होने पर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसको शीतलक द्वारा हटाया जा सकता है। इसके लिए वायु, जल, CO2, रिएक्टर आदि प्रभावित होता है। अब आते हैं नियंत्रण छड़ दोस्तों। देखिए नियंत्रण छड़ में कौन कौन क्या होता है, देखिए एक कैंडियम अथवा बोरान की छड़ होती है, याद रखिएगा। पूछेगा नियंत्रण करने के लिए किसका किसका प्रयोग किया जाता है, तो कैंडियम और बोरान की छड़ें होते हैं, जो रिएक्टर में विखंडन की दर को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। कुछ होता है रिएक्टर में विखंडित करने की दर को नियंत्रित करने की दर को प्रयुक्त होता है। कैंडियम और बोरान मंद न्यूट्रॉन के अच्छे अवशोषक होते हैं। कैंडियम और बोरान मंद है ना, न्यूट्रॉनों के अच्छे अवशोषक होते हैं दोस्तों। इन क्षारों को रिएक्टर के भीतर ढकेला जाता है। क्षारों को रिएक्टर के भीतर धकेला जाता है। विखंडन की दर कम हो जाती है, जब वे बाहर खींच ली जाती है विखंडन की दर बढ़ जाता है दोस्तों। बाहर खींच लिया जाता है तो विखंडन का दर बढ़ जाता है, और जब विखंडन की दर कम हो जाता है ना, समझिएगा बात को। यहाँ से क्वेश्चन आपको यहाँ से आएगा। अब आते हैं नाभिकीय श्रृंखला के बारे में। नाभिकीय श्रृंखला यानी नाभिकीय संलयन के बारे में, श्रृंखला नहीं। जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक उच्च चाल गति करते हुए परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाता है, समझिएगा। जब दो या दो से अधिक हल्के हल्के नाभिक उच्च चाल या गति करने होते हुए परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाता है, इस प्रक्रिया को नाभिकीय बल कहा जाता है। संलयन से प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान संलयन करने पर मूल नाभिक के द्रव्यमान के योग के कम होता है दोस्तों, तथा द्रव्यमान को वह क्षति ऊर्जा के रूप में प्राप्त किया जाता है, ऊर्जा के रूप में प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम अगर हम लेते हैं तो दो न्यूट्रॉन भारी हाइड्रोजन और नाभिक को संललित करके टाइटियम बनाया जाता है। भारी हाइड्रोजन के नाभिक के संलयन से प्राप्त ऊर्जा उतने ही द्रव्यमान यूरेनियम के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा कहीं अधिक होगा। अब आते हैं हाइड्रोजन बम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बम के बारे में पढ़ेंगे। यह नाभिकीय संलयन बम है। कौन सा, नाभिकीय संलयन बम है। भारी हाइड्रोजन नाभिक के संलयन पर आधारित है, इस बात को मान लीजिएगा। नाभिकीय संलयन बम भारी हाइड्रोजन नाभिक के संलयन पर आधारित है। चूंकि संलयन अति उच्च ताप पर होता है, संलयन उच्च दाब और उच्च ताप पर होता है, अतः संलयन बम के साथ साथ एक विखंडन परमाणु को प्रज्वलित के रूप में प्रयुक्त करता है।
हाइड्रोजन बम में संलयन की प्रक्रिया एक अनियंत्रित प्रक्रिया है। याद रखिएगा दोस्तों, हाइड्रोजन बम में संलयन की प्रक्रिया एक अनियंत्रित प्रक्रिया, इस बात को आप नोट कर लीजिए, जिसका उपयोग केवल विध्वंसकारी में होता है। सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत हल्के नाभिक संलयन है, ऊर्जा है ना, पूछेगा सूर्य के में कौन सा अभिक्रिया होता है, संलयन अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। अब आते हैं दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में बन रहा होगा कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इस चीज़ को देखिएगा। और यहाँ से जो क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों, समझ रहे हैं बात को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा रहता है दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, तो सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद लाइक कर लीजिएगा, उसके बाद शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। कहा जाता है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा उसका सुमेलित नहीं है, मैंने सही नहीं है। मेसान का खोज हिडेकी युकावा ने किया, पॉजिट्रॉन का खोज सीडी एंडरसन ने किया, सूर्य तथा तारे ऊर्जा का उत्पादन का सिद्धांत H.A. बेथे ने किया। ये बात सही है दोस्तों, सब सही है, लेकिन पाइरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनर्जिक फार्मिक ने नहीं किया। ये नाभिकीय रिएक्टर का खोज क्या था दोस्तों, ये गलत है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसका विश्लेषण देखते हैं। कहता 1938 में अमेरिका वैज्ञानिक H.A. बेथ ने बताया कि सूर्य तथा ब्रह्मांड के अन्य तारों के ऊर्जा का स्रोत है, वहां होने वाले नाभिकीय संलयन है। मेसान मूल कणों की खोज 1935 में वैज्ञानिक ने हिडेकी युकावा ने की। पॉजिट्रॉन नामक धनावेशित मूल कण की खोज 1932 में सीडी एंडरसन ने की। पॉजिट्रॉन का खोज कौन किया था, सीडी एंडरसन ने किया। यूएफ हेस ने की थी, तथा यूएफ हेस ने की थी। परायूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिक फार्मिक को नहीं बल्कि जीटी सीबोर्ग का महत्वपूर्ण योगदान, किसका, जीटी सीबोर्ग का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। अब आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए दोस्तों। कभी कभी हम लोग है ना, तो कहता है बेल का प्रयोग कृत्रिम बुद्धिम होता है, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी डिजिटल क्रिप्टो में होता है, CRSPR का प्रयोग केस में क्या भौतिक कर्म होता है। देखिए, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का प्रयोग डिजिटल क्रिप्टो मुद्रा में होता है दोस्तों, ठीक है। बाकी सब क्या है, गलत है, इसलिए केवल दो होगा, केवल दो होगा। बेल 2 का प्रयोग भौतिक का एक प्रयोग है दोस्तों, जिससे मेसान के गुणों को अध्ययन कर डिजाइन किया जाता है। बेल 2 का जो प्रयोग होता है भौतिक का एक प्रयोग है दोस्तों, जिससे मेसान के गुणों को अध्ययन हेतु डिजाइन किया गया। यह प्रयोग वर्तमान में जापान में संचालित है। कहाँ, जापान में किया जा रहा है ना। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी क्रिप्टो करेंसी संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा। CRISPR केस 9 जीनोम एडिटिंग तकनीकी या एक ऐसी पूर्व तकनीक की तुलना में तीव्र, सस्ती एवं सटीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। सही उत्तर कौन होगा, बी नंबर। अब आते हैं इसका विश्लेषण, जरा सा देख लेते हैं हम लोग। नाभिक संलयन, दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करता है। हाइड्रोजन बम नाभिक के संलयन का प्रक्रिया पर आधारित है, याद रखिएगा दोस्तों। अब आते 4 नंबर क्वेश्चन जो है, कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल ऑफ सोसाइटी में समझ कहा कि मनुष्य को नाभिक शक्ति कभी नहीं उपलब्ध होगी। अगला क्वेश्चन, अगला कारण क्या है, उसे यह विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा में ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। नीचे दी गई योजना के अनुसार उत्तर दीजिए। देखिए दोस्तों, कहता कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड रॉयल सोसाइटी में समझ कहा कि मनुष्य को नाभिक की शक्ति कभी नहीं उपलब्ध होगी। बात तो सही कहा दोस्तों, लेकिन कारण भी कहा कि उसे यह विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगा। क्या होगा,
दोनों ए नंबर ऑप्शन। कितना नंबर? ए नंबर ऑप्शन होगा। निम्न कणों में से कौन एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है, जिसे अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने का जोखिम में डाला गया है? माइक्रोवेव फोटोन। वाह। जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है, अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने का जोखिम में डाला जा सकता है माइक्रोवेव फोटोन के माध्यम से। दोस्तों कहा जाता है कोवेंज विश्वविद्यालय के भौतिकवादी गुटुर अल्फांसो अस्टाल्फोन आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत का गलत साबित करने का दावा किया है। उन्होंने माइक्रोवेव फोटोन को प्रकाश के वेग से अधिक वेग संचरित करने का दावा किया है। माइक्रोवेव फोटोन को प्रकाश के वेग से भी अधिक दावा करने का संचरित किया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो फोटोन को किया जाता है। फोटोन को किया जाता है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा त्वरक उपकरण है जिसका द्वारा प्रोटॉन, अल्फा कण, न्यूट्रॉन आदि उच्च वेग से उत्पन्न किया जाता है। पेयजल में गामा उत्सर्जन समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में किससे की जाती है? तो प्रस्फुरण गणक के द्वारा किया जाता है। प्रस्फुरण गणक के द्वारा होता है। पेयजल में गामा उत्सर्जन समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि किससे किया जाता है? प्रस्फुरण गणक के माध्यम से। पेयजल में गामा उत्सर्जन के समस्थानिक उपस्थिति पता लगाने के लिए प्रस्फुरण गणक लगाया जाता है। प्रस्फुरण गणक लगाया जाता है। निम्न विकिरणों प्रकरणों में किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होता है? दोस्तों तो याद रखिएगा एक्स-रे में होता है। एक्स-रे में। निम्न विकिरणों प्रकार ऊर्जा का क्रम इस प्रकार है: एक्स-रे, अल्ट्रावायलेट, दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड, विद्युत चुंबकीय। स्पेक्ट्रम में जाने वाले विभिन्न विकिरणों को न्यूनतम ऊर्जा रेडियो तरंग के रूप में, जबकि सर्वाधिक ऊर्जा गामा के रूप में होता है। सर्वाधिक इसमें गामा के रूप में होता है। निम्नलिखित में विद्युत चुंबकीय विकिरण में किसकी ऊर्जा अधिकतम होता है? दोस्तों तो एक्स किरण की ऊर्जा अधिकतम होता है। ऊर्जा के संदर्भ में विभिन्न विद्युत चुंबकीय विकिरण का क्रम है निम्नतः है। देखिए कैसे है। ऊर्जा के संदर्भ में जैसे पहले क्या है, रेडियो तरंग से बड़ा माइक्रोवेव है। रेडियो तरंग से बड़ा कौन है? माइक्रोवेव। उसके बाद अवरक्त विकिरण है, उसके बाद दृश्य विकिरण है, उसके बाद परावैंगनी है, उसके बाद विकिरण है परावैंगनी विकिरण है, उसके बाद एक्स किरण है, उसके बाद गामा। यानी सबसे छोटा हो गया रेडियो तरंग, उसके बाद सबसे बड़ा हो गया कौन सा? गामा किरणें। याद रखिए दोस्तों, रेडियो तरंग के बाद माइक्रोवेव आ रहा है, माइक्रोवेव के बाद अवरक्त विकिरण आ रहा है, अवरक्त विकिरण के बाद दृश्य प्रकाश आ रहा है, उसके बाद परावैंगनी विकिरण आ रहा है, एक्स किरणें आ रहा है और गामा किरणें आ रहा है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो याद रखिएगा नाभिकीय संलयन के द्वारा। नाभिकीय संलयन के द्वारा। आज पार्ट 1 हो गया दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय भौतिक, नाभिकीय के जो से इसका आज पार्ट 1 है। अब पार्ट लाते हैं पार्ट 2। 10 के बाद आपको पार्ट 2 क्वेश्चन मिलेगा, है ना। पार्ट 2 में मिलेगा, पार्ट 1 यहाँ तक रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट बार में फिर आपको मिलते हैं वही वीडियो के साथ। फिर बने रहिएगा चैनल पर दोस्तों। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।